अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज सुर है, ताल है, म्यूजिक है, थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी मस्ती। पेश है आज का मुकदमा। अब आपकी अदालत में मुल्जिम भी है, जनता भी है, जनता के जज भी। आज के जज मैक्सवेल परेरा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू कीजिए। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे कुमार सानू के म्यूजिकल करियर पर। कुमार सानू जी, आप इल्जाम का जवाब दें और पहला चार्ज आप पर लगे। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कसम खा के कहिए, जो कहेंगे सच कहेंगे और जो वादे आप करेंगे आने वाले साल में उनको पूरा करेंगे। कसमें वादे निभाएंगे हम, साथ रहेंगे जन्म जन्म। हाँ, कसमें वादे निभाएंगे हम, साथ रहेंगे जन्म जन्म। आप ये तय करके आए कि हर सवाल का जवाब आप गाने में देंगे। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कुमार सानू पर। आपकी अदालत में सिंगर कुमार सानू पर इल्जाम है कि ये नकलची हैं। आपके जो पिताजी थे क्लासिकल सिंगर थे, अच्छे भले सिंगर थे, वो आपको शास्त्रीय संगीत सिखाना चाहते थे, लेकिन आप चले गए फिल्मी संगीत की दुनिया में, मेहनत नहीं करना चाहते थे। मैंने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लासिकल तो सीखा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी तालीम लिया मैंने, पहले तो मैं मेरे डैडी से सीखा और बाद में जब बॉम्बे आया तो कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई से थोड़ा सीखा। मैंने ये भी सुना कि बचपन में आपका नाम उन्होंने वो छानू रख दिया था, क्योंकि जो फटा हुआ दूध है उसको वहाँ छान कहते हैं। जो दूध के अंदर जब नींबू डाल देते हैं वो फट जाता है, तो बंगाल में उसको छान कहते हैं। छाना। छाना, या उस छाना से आपका नाम छानू रख दिया, फटा हुआ दूध जैसा। कहीं से भी मैं फटा हुआ लग रहा हूँ आपको? सी माय जॉर्ज, नमस्ते। थैंक यू। मैं एकदम पूरा हूँ, फटा हुआ नहीं हूँ, और ना ही मेरा आवाज़ फटा हुआ है। आवाज़ तो आपकी बहुत सुरीली है, इसमें कोई शक नहीं है। बस ठीक है। जब गाना गाते हैं, जब आपने शुरू किया, तो आपने ये क्यों शुरू किया कि आप किशोर कुमार के गानों की कॉपी कर करके आपने अपनी जगह बनानी शुरू की? नहीं, एक्चुअली किशोर दा को मैं शुरू से ही फॉलो करता आया, क्योंकि मेरा आवाज़ भी थोड़ा बहुत उनसे मिलता जुलता था जिस समय मैं शुरू किया अपना करियर। एंड आई थिंक कि कोई एक लेजेंड को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है। उनसे अच्छा ही लेना, उनका अच्छा ही लेके अपनापन मिला के एक नया चीज़ का जन्म देना, ये हमने कोशिश किया। और आई थिंक जनता है हमारे सामने, उन्होंने पसंद किया, तब मैं कुमार सानू बना। लेकिन ये सही है कि कवर वर्जन आपने गाए, किशोर कुमार के गाने गाए, उस वक्त गाए जब किशोर कुमार जिंदा थे, आप उनके गानों की नकल करते रहे, तो कभी उन्होंने आपका कान नहीं पकड़ा कि ये क्या कर रहे हो, मेरे गानों का सत्यानाश कर रहे हो? मैं पहले कलकत्ता में एक 2-4 गाना रिकॉर्ड किया था और फिल्म के थे, और बहुत ही अच्छा गाना था। उसके बाद मैं जब बॉम्बे आया, वो किशोर दा के कवर वर्सन गाया करता था। बहुत सारे कैसेट निकालने के बाद 2-4 गाने भी मैं गा चुके थे उस समय, लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं मिला था। आफ्टर दैट किशोर दा के डेथ के बाद उन्होंने प्रकाश मेहरा जी की वजह से और अपना कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई की वजह से मुझे इस जादूगर फिल्म में चांस मैं पूछ रहा था, कभी किशोर कुमार ने आपको बुलाया जब आप उनके गाने गाते थे? मैं उसको अवॉइड कर रहा था यार, कमाल है, इन्होंने उसको ही रखे हुए। नहीं नहीं, लेकिन अच्छा बोलना ही पड़ेगा। नहीं, किशोर दा ने एक्चुअली क्या है, किशोर दा वो गाना सुना था मेरा कवर वर्जन, उसके बाद उन्होंने ये कहा था। कौन सा गाना सुना था, जरा ये भी बता कवर दीजिए। वर्जन वाला। उन वो जाते जाते बहुत सारी चीज़ बताया गया। मेरे को एक चीज़ मैं गा के बताना चाहूँगा। आज तक हम लोगों ने कुछ भी जाना नहीं, कुछ समझा नहीं। ये तो हम आपके बारे में कह रहे हैं कि आपके बारे में क्या करते हैं, कुछ किसने जाना नहीं समझा नहीं। कुमार सानू के बारे में ये बात सही है कि आपका जो नाम है, असली नाम, वो केदारनाथ भट्टाचार्य था?
सही है बिल्कुल। और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने नाम बदल दिया कुमार सानू। देखिए केदारनाथ भट्टाचार्य जी मेरा नाम था, और अभी भी आपको पता चल रहा है मेरा बातों से कि हाँ मैं बंगाली, डेफिनेटली आपको भी पता चल रहा है, माफ़ कर देना इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरे को बोलते टाइम ऐसा लगता है कि मैं बंगाली बहुत यूज़ कर लेता हूँ साथ में, लेकिन क्या है जब गाता हूँ, जब मेरे सामने पेपर आ जाता है, आपने भी आपको भी बता दूं मैं कम से कम 21 लैंग्वेजेस में मैं गा चुका हूं, एंड सब कोई बोलते हैं कि भाई जब तुम तमिल गा रहे हो तो ऐसा लगता है कि तुम तमिल हो। तो ये एक ऊपर वाले की देन है, मेरा कुछ नहीं है जो भी है, लेकिन ये है कि नाम क्यों रखा कुमार सानू, ये तो बताइए, फिर आप गोल कर रहे हैं बात को। पहला ही कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मेरे को पहला दिन ही बताया कि देख कुमार तुम बंगाली हो तो लोग सबसे पहले बोलेंगे कि तुम किसी भी हालत पे अच्छा प्रोनाउंस करके गा ही नहीं सकते, तुम्हारा नाम ही तुम्हारा माइनस पॉइंट है। तो मतलब मेरा नाम सानू भट्टाचार्य जी है, सानू भट्टाचार्य जी रख देते हैं। बोले नहीं, हम ऐसा नाम रखेंगे जिसमें किसी को ना पता चले कि तुम कौन सी कास्ट की हो। तो ये हमारा दोष नहीं है, ये उनका दिया हुआ नाम है कुमार सानू, जो नाम कल्याण जी भाई आनंद जी भाई ने दिया, और बोला इससे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन से जात के हो भाई। आप तो जानते हैं कि आर्टिस्टों का कोई जात नहीं होता यार, ठीक से गाए तो सब ठीक है यार, नहीं तो फिर इन्होंने सानू साहब ये बात तो सही है कि जब तक किशोर कुमार जिंदा रहे आपने उनके गाने गाए, आपने गाना शुरू तो किया था, लेकिन हिट नहीं हुए थे आप। नहीं, हिट तो नहीं हुए थे डेफिनेटली उनके जब तक, बट उनके जाने के बाद जो पहला फिल्म मैंने उनकी जगह पे मतलब जादूगर के लिए मैंने गाया था, पिक्चर भी बुरी तरह पिट गया था। और एक फ़ायदा मुझे ये हुआ था कि अमिताभ जी के लिए प्लेबैक किया, एक लड़का आया यार कहाँ से एक लड़का आया, अमिताभ जी के लिए प्लेबैक किया, तो ये बहुत फ़ायदा हुआ मेरे लिए। पिक्चर पिट गया, सब कुछ है, मैं इंडस्ट्री में बैठ गया। उसके बाद काफ़ी गाने मिलने शुरू हो गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक किया, तो डेफिनेटली इट्स माई प्लस पॉइंट था। जो पब्लिक के लोग यहाँ आए हुए हैं, इन्होंने प्रोग्राम से पहले एक रिक्वेस्ट मुझे भेजी थी, जो पहला आपका गाना हिट हुआ था वो आप ज़रूर सुना दें। कौन सा पहला गाना था जो हिट हुआ था? आप लोगों को यकीन नहीं होगा मेरा कौन सा गाना पहले हिट हुआ था। वो गाना था जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम मेरा साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। आपको बहुत ज़रूरत है इस गाने की, क्योंकि बात अब बिगड़ने वाली है, मुकदमा भी शुरू हुआ है। बहुत सारे इल्जामात हमारे पास में है कुमार सानू पर, जनता का मुकदमा जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, अपना दिल में जरा थम दूं, जादू का मैं किसे नाम दूं, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है, असर चुपके चुपके, हाँ दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके, हाँ सबको
हो रही है, हाँ हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके ओ दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके हाँ हाँ चुपके चुपके आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में है जाने माने सिंगर कुमार सानू। आपकी अदालत में अगला इल्जाम हुआ था। आपकी अदालत में सिंगर कुमार सानू पर आरोप है कि ये एरोगेंट हैं। आप एरोगेंट समझते हैं? मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं कुमार सानू यानी खड़ूस। जब से सफल हुए हैं, आप बड़े स्टार बने हैं, आप किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मुंह उल्टा करके कैसे बात करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक माइनस पॉइंट है मेरा कि मैं सच सच बता देता हूँ, सामने कह देता हूँ, जो भी मेरे सामने है, मेरे साथ है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ये एक माइनस पॉइंट है। आज के ज़माने में इसको माइनस पॉइंट कहा जाता है। आई एम सॉरी, ऊपर वाले सुन रहे हैं, जो भी है माइनस पॉइंट है। तो इसके लिए ये है, अब हम गाना गाए और सही पैसा मांग लिया तो खड़ूस बन गया। सही पैसा नहीं, आप बहुत ज्यादा पैसा मांगते। नहीं, सही पैसा मांगता था, ज़्यादा पैसा नहीं मांगता था। लेकिन क्या है कि मैं अगर कुछ चीज़ खराब लगा तो मैं उसको बोल दिया तो ये खड़ूस बन गया। आपके आने के बाद में फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर्स के रेट बढ़ गए आपकी वजह से, क्योंकि आप पॉपुलर थे, हिट है, तो आप मुंह मांगे पैसे मांगते थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिला हुआ है, जैसे कि मैं बहुत जल्दी गाना गाता था, बहुत फास्ट, मतलब 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में ऐसा गाना गा देता था। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता। म्यूज़िक डायरेक्टर्स सोचते थे कि हम 2 महीने से एक गाना बनाया, इसको कुमार सानू आके आधा घंटे में गा के कैसे निकल गया यार, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। तो ये हमारा एक माइनस पॉइंट और है कि हमारा दिमाग बहुत तेज़ है, इस पिकअपिंग पावर जिसको कहते हैं, गाने सीखने में। और ये शायद कोई म्यूज़िक डायरेक्टर को ईगो प्रॉब्लम हो जाता था। ईगो प्रॉब्लम तो आपको मैंने सुना होता था। जिस आदमी ने आपको बनाया, नदीम की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी वजह से आप सुपरहिट सिंगर बने, आपने सफल होने के बाद में उनको आंखें दिखाना शुरू कर दिया। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। सुन रहे हैं नादिम जी, श्रवण जी? ओ आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। आप जहाँ गए भी हैं सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एक बात आपको कि कोई किसी को नहीं बनाता, जो कोई बनता है वो इन लोगों के लिए, ऑल पब्लिक। इन्होंने बनाते हैं, इन्होंने गिराते हैं। अभी नादिम श्रवण जी हमें बनाया या मैंने नादिम श्रवण जी को बनाया, ये कोई नहीं बोल सकता, है ना। जैसे कि हम नदीम श्रवण जी तो फिल्म इंडस्ट्री में पहले से थे। हाँ, 14 साल से थे, उससे पहले 14 साल से आशिकी से 14 साल पहले थे जी। ना आप जानते थे ना मैं जानता था। देखिए ये सही बात है। ये एक शब्द भी इसमें डाउट नहीं है कि हमारे आशिकी से पहले 14 साल से नादिम श्रवण जी इंडस्ट्री में थे, ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है। लेकिन आशिकी से हम सब सक्सेस हुए। ये एक टोटल टीम वर्क था। उनका सुपर म्यूज़िक, मेरा सिंगिंग जो भी है, एक सुंदर लिरिक्स, ये सिचुएशन, टोटल थिंग हम लोग साथ में हिट हुए थे। अभी कोई बोल दे कि मैंने नादिम श्रवण को लाया, या नादिम श्रवण जी बोल दे कि मैंने लाया, या कोई और बोल दे कि मैंने इनको लाया, सब इनके हाथ में है। ये लाते हैं किसी को, गिराते हैं किसी को। लेकिन जो आपको लाने वाले थे, गुलशन कुमार टी सीरीज, जिन्होंने आपको मौका दिया था कवर वर्जन गाने का, जिसकी वजह से आपकी पॉपुलैरिटी बनी, आपने उनसे भी तकरार की? देखिए, उनसे टक्कर झगड़ा तो कभी नहीं हुआ हमारा। कुछ अनबन ज़रूर हुआ था। एंड डेफिनेटली आपको
इतना तो मालूम है, आप मेरे बारे में इतना जब जान चुके हैं, बीच बीच में दिखा रहे हैं सब, तो आप तो सारे पता कर लिया मेरा, मुझे मालूम है, मैंने पता कर लिया कि सारे पता कर चुके हैं। मैंने तो आपको ये भी पता होगा कि मैंने पता कर लिया कि आपका झगड़ा अनुराधा पौडवाल जी की वजह से हुआ था। गुलशन जी इज अ नाइस मैन। झगड़ा किसी की वजह से भी हो, आप जानते हैं कि मैं खुददार इंसान हूं। मैं इंडस्ट्री में कभी डोमिनेट जो बात शब्द यूज़ किया जाता है उसको मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं किया, ना करूँगा मरते दम तक। जो चीज़ है वो सीधा बोलना, सीधा करना, ये मेरा ब्लड में है। मैं ये बन चुका है, अभी कुछ नहीं कर सकते। इतना बिगड़ चुका हूँ मैं, इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना सुधर सकता हूँ मैं सच बोलूँगा ही बोलूँगा और सीधा बोलूँगा ही बोलूँगा। तो अभी इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए दोबारा। ये बात सही है कि अनुराधा पौडवाल जी आपको डायरेक्शन देती थी गुलशन जी के ब्याह पर और आप सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए आप ये सब गलत है, ये सब गलत है। मैं ये सब कभी नहीं कहूँगा। फिर से दोबारा लड़ाई लगाने का सोच रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी हुआ था वो बहुत पुरानी बात हो चुके हैं, भूल जाइए, उसको माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए बस। चलिए मैं आपको नई बात बताता हूँ। हाँ बताइए। A.R. रहमान बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सुपरहिट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बहुत उनकी दुनिया रेस्पेक्ट करती है, लेकिन आप एक ऐसे आदमी जो उनको म्यूज़िक डायरेक्टर मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कभी मुझे सिंगर ही माना नहीं। उन्होंने मुझे कभी सिंगर ही सोचा नहीं, तभी तो गवाया नहीं ना, नहीं तो फिर गवाते थे। उन्होंने सोचा कि कुमार सानू इज नॉट ए सिंगर, तो ठीक है ना, कभी भी बुलाएंगे तो हम गा देंगे। हालांकि मैं एक पिक्चर में गाया उनका, कभी ना कभी। कौन सा गाना गाया आपने? वो गाना कौन सा था, वो याद नहीं आ रहा है। अगर किसी को याद हो ये वाला गाना। जब मुझे ही मालूम नहीं है तो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? तो इससे ये भी पता चल जाता है कि जब रहमान साहब के साथ आप जब गाना गाते हैं तो उसका हाल क्या होता है। वो एक ही गाया। हाँ, गाना याद क्यों नहीं आ रहा है? उफ, वो गाना क्यों नहीं याद आ रहा है? क्या वजह है कि आपने A.R. रहमान साहब के साथ कभी गाना नहीं गाया या उन्होंने आपको नहीं बुलाया, क्या कारण है इसका? मैं तो रेडी हूँ, बैठा हुआ हूँ। अभी बुलाया तो मैं अभी चला जाऊँगा। रहमान साहब सुन रहे हैं ना, आप अभी बुलाएंगे अभी चला जाऊँगा मैं। ये सही है कि जब आपको एक के बाद एक अवार्ड मिले, 5 फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लगातार मिले, उसके बाद आप में इतनी एरोगेंस आ गई कि आपने कहा कि मैं तो अब अवार्ड कुछ नहीं लूँगा, मेरे लिए मैटर नहीं करता। ये एक गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास चला गया, मीडिया के पास चला गया कि मैं इग्नोर नहीं किया था। मैंने एक अच्छा बात कहा था कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर 5 बार लेने के बाद मैंने ये बोला था कि भाई ये कोई नए सिंगर को मिले तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो ये मेरा बहुत ही अन्याय हो गया था कि मैंने ये बात कहने के बाद ये लोगों ने प्रिंट मीडिया से ये बात छाप दिया कि कुमार सानू इग्नोर किया फिल्म फेयर लेने के लिए। और तो फिल्म फेयर वाले भी मेरे ऊपर गुस्सा हो गया, भाई तुम ऐसे कैसे बोल दिया। हमने बोला भाई ऐसा बोला नहीं है हमने कहा कि कोई नए सिंगर को ये मिले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये मेरा गुनाह था, उसका फल अभी भी भुगत रहा हूँ। तो काफ़ी गुनाह किए आपने, इसका मतलब। देखिए तभी तो आपके सामने हाजिर हूँ। और अभी बहुत भुगतना बाकी है। अच्छा। जनता से पूछते हैं आपके बारे में, क्यों सवाल पूछना चाहते हैं? जी हाँ। सवाल ये है कि आजकल कुछ रियलिटी शो आ रहे हैं, कुछ चैनलों पे आपने देखा होगा, वहाँ मेलोडी को एक ताक पे रख के और आपका स्ट्रक्चर क्या है, आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो मेन चीज़ हो गया है। सुर में गाते हैं या नहीं गाते हैं वो दूसरी बात है, पहले आप दिखते कैसे हैं और कैसा आपका स्ट्रक्चर है, आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो मेन चीज़ हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या हो सकता है, ये सही है या गलत? ये मेरा क्वेश्चन है। ये मुझे जान के बहुत अच्छा लग रहा है इनका क्वेश्चन सुन के कि एक यंग लड़का इस तरह के सोच रखते हैं। मतलब रियलिटी जो है, रियलिटी इन तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा है, फैल रहा है। आज जो गाना सुना जाता है वो कानों से नहीं सुनते हैं, लोग आंखों से सुनते हैं। आपको मालूम है ना, लोग आंखों से सुनता है। कोई गाना अच्छा आता है तो लोग बोलते हैं क्या अच्छा गाना है यार, टीवी में। सी दिस इज द थिंग। सो आपने बहुत अच्छा बोला। तो आंखों से जब गाना सुनेंगे तो आंखों के लिए कुछ चाहिए होता है। देखिए आज रिमिक्स की भी ज़रूरत है, लेकिन रिमिक्स में एक चीज़ है, आप ये बताइए ना, रिमिक्स क्यों पुराने ज़माने के गाने लेके हो रहे हैं, नए ज़माने के गाना लेके क्यों नहीं रिमिक्स हो रहा है?
फिर आर डी बर्मन, सचिंद्र बर्मन, शंकर जयकिशन, क्यों भाई? आज के ज़माने के गाना लेके क्यों रिमिक्स नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो इंडियन मेलोडी बैठा हुआ है। नहीं तो कजरा रे इतना बड़ा हिट नहीं होता। वो यूपी का एक फोक है, इवन वर्ड्स ऑल्सो, उसको हमारे अंदर है। उस चीज़ को उजागर करना या उसको मार्केट में लाना या उसको प्रमोट करना, ये बाकी लोगों का काम है। ये जितना दिन नहीं होगा तब तक यही सब चलते जाएगा। पहले ज़माने में म्यूज़िक डायरेक्टर, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये लोग मिल कर के काम करते थे। राज कपूर साहब के लिए हमेशा मुकेश की आवाज़ होगी, शंकर जयकिशन उनके साथ होंगे। इसी तरह से राजेश खन्ना के लिए हमेशा किशोर कुमार की आवाज़ होगी, एक फिक्स सिंगर थे। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल तो अगर एक पत्थर फेंको तो जाके सिंगर वो लगता है। वो लोग बहुत लकी थे कि उनके कॉम्पिटिशन्स में 2 या 3 सिंगर थे जो लोग आपस में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था। आज तो कॉम्पिटिशन्स की बात ही नहीं है। कॉम्पिटिशन्स वहाँ होता है जहाँ पे कुछ बराबरी हो या कुछ उस तरह के मसाला हमको मिले। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा हो गया कि सस्ते में कैसे नाम कमाया जाए। जो लोग आप म्यूज़िक सीख रहे हैं, नए ज़माने के जो सिंगर्स हैं, जो लोग आना चाहते हैं, मेहनत करके जगह बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाने के लिए कोशिश करता है तो मैक्सिमम बॉम्बे में ऐसा सिंगर्स है जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से बैठे हुए गाना नहीं मिले। बस फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए। ये काम ऐसा है कि टाइम विल कम, आपका लक साथ देगा, आपका टैलेंट उस समय काम में आएगा जो आपको जगह पे लेके जाएगा। तो यू हैव टू कीप पेशेंस। आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? कितने बरस आपको स्ट्रगल करना पड़ा? बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं धूप में मैं नहीं घूमा और बारिश में नहीं भीगा, स्टेशन में नहीं सोया। जो अक्सर सक्सेस लोग ऐसे इस तरह की बात करते हैं कि हमने तो स्टेशन में सो के रात बिताया, और नहीं। मैं बॉम्बे में जिस दिन आया उसके 6-7 दिन के अंदर मुझे होटलों में काम मिल गया। मैं होटल सिंगर था पहले, कलकत्ता से शुरू किया था। कलकत्ता में विनीत करके एक रेस्टोरेंट होता है, अभी भी है, उसमें मैं शुरुआत किया था। उसके बाद यहाँ पे आके बहुत सारे, चेंबूर में एक प्रीति रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं गाना गाया करता था। और अशोक जी आप सुन रहे होंगे, अशोक सेठ उनका नाम था। अशोक जी सुन रहे होंगे शायद इस समय, कि उनके रेस्टोरेंट में गाना गाया करता था। और उसके बाद, और गाना गाते टाइम हमको बहुत पैसा मिलता था। जो टिप्स कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, आप भी देते होंगे कभी कभी होटलों में जाके, तो मुझे भी बहुत सारा टिप्स मिलता था। उस पैसे से मैं टैक्सी में बैठ के कल्याण जी भाई के घर, जगजीत सिंह जी के घर, राजेश रोशन जी के घर टैक्सी में जाया करता था और अच्छा खाना खाता था। पहला चांस किसने दिया आपको? पहला चांस बॉम्बे में डेफिनेटली जगजीत सिंह जी, उन्होंने मुझे चांस दिया। और वो एक बहुत ही सुंदर सा कहानी है। मैं कहूँ? हाँ बिल्कुल कहिए। मैं वेस्टर्न आउटडोर करके एक स्टूडियो होता है बॉम्बे में। वेस्टर्न आउटडोर में मैं अपना डेमो कैसेट बना रहा था, किशोरदा के कुछ गाने। तो उस समय जगजीत सिंह जी वहाँ पे आ गए और आके उन्होंने पूछा कि कौन गा रहा है? तो सूद साहब रिकॉर्डिस्ट थे। उन्होंने बंगाल से एक लड़का आया, सानू करके, वो गा रहा है। तो बोले बुलाओ ज़रा उनको। तो मैं आया उनके पास बैलेंसिंग रूम में, आके देखा जगजीत सिंह जी। मैं पैर छुआ, मैं बहुत फ़ैन था शुरू से गज़ल के लिए। तो उन्होंने मेरे को बुलाया घर पे, मतलब तुम एक काम करो, कल दोपहर को घर आ जाओ। मैं घर पे गया और उन्होंने एक कागज़ फेंक दिया, बोलते हिंदी पढ़ना आता है? बोला हाँ थोड़ा बहुत आ जाता है, आप पढ़ लो। हम पढ़ लिया। तो बोलता है चलिए गाना सीखो। तो हमने गाना सीखा, हमको कुछ भी नहीं मालूम तब तक। तो बोलता है आप गाना सीख लिया? बोलता है हाँ। बोला एकदम माइंड में उसको फट से मैंने गाना सीख लिया। बोला अब तुम जाओ बाहर जाके थोड़ा सा घूम घाम के 3 बजे आ जाओ मेरे पास। तो मैंने बाहर गया। बोले 3 बजे? सर 3 बजे मैं फिर आऊँ? बोलते हाँ आओ, तुमको अभी लेके जाऊँगा एक जगह, रिकॉर्ड करूँगा गाना, तुम कैसे गाते हो। तो मेरा डर शुरू हो गया। तो बाहर जाके मैं थोड़ा सा 1-2 सिगरेट पॉप मारा, तो थोड़ा सा पान खाया, फिर थोड़ा लॉजेंस खाया, ये सब करता रहा। 1-1.5 घंटा बिताने के बाद मैं फिर जगजीत जी के पास आए। उन्होंने मेरे को साथ में, उनके पास एक फिएट गाड़ी हुआ करता था, उसका फिएट, और पुराना डुक्कर जिसको बोलते हैं आप लोग। तो वो गाड़ी में मेरे को बिठाया, वो सामने ऐसा दरवाज़ा खुलते हैं, वो गाड़ी में बिठाया था और बिठा के सीधा फेमस स्टूडियो में लेके गया। और फेमस में जाके सीधा माइक पे खड़ा कर दिया और बोलता कि ये गाना तुम अभी ये ट्रैक सुनो, ट्रैक के साथ ये गाना गाओ। एंड कसम से मैं उस दिन अपनी जान लगा दिया था मैंने, जिसको कहते हैं कि मुझे ये मौका मिला था
डरा हुआ था, और डरने पे मेरे पे एक असर ये होता है कि मैं डरने के बाद बहुत फेरोसस हो जाता हूँ अबाउट सिंगिंग। नॉट, आप जिस तरह से देख रहे हैं मालूम है मुझे कि बाद में कुछ अभी बोले क्या फेरोसस नहीं, लेकिन गाने में मतलब जो मेरा काम है उस काम में मैं बहुत फेरोसस हो जाता हूँ। तो इस तरह से मैंने वो गाना गा दिया, उन्होंने मुझे सीने से लगाया, उन्होंने मुझे 1000 रुपया पेमेंट भी किया था। बोले ये 1000 रुपया रखो इस गाने के लिए। हम लोग ये कौन सा पिक्चर के लिए गाना है क्या? बोला हाँ यार ये आंधिया फिल्म के लिए गाना है, मैं तो करके सगाई करने गया था लड़ाई, जी भर के देखूंगा। ये सुन मैं तो करके सगाई करने गया था लड़ाई, जी भर के देखूंगा अपनी गोरी की अंगड़ाई। ये गाना था। तो मैंने गाया और उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सीने से लगाया मुझे और पेमेंट भी दिया। उसके बाद सीधा मुझे गाड़ी में बिठा के उन्होंने लेके गया कल्याण जी आनी जी भाई के घर। जाके बोलते कल्याण जी भाई ये कैसेट सुनो आप। तो उन्होंने कैसेट सुना, बोले सुनो कैसा गाता है। तो कल्याण जी भाई बोलता है बहुत ही कमाल है, और क्या करते हो आप? हम बोला बस पैर वैर छुआ। मैंने देखा इतना बड़े लोगों के पास, लेकिन इन्होंने जो उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद कल्याण जी भाई मुझे शो में रख लिया। तो आप देखिए कि कंटिन्यू मेरा पैसे का कभी कमी नहीं हुई, तो स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा। और वहीं से आपने सीख लिया कि जब गाना है तो पैसा पूरा वसूल करना है। देखिए जब भगवान के लिए हम गाते हैं तो हम तो उसमें पैसा नहीं मांगते। हम कोई मंदिर में जाके गाते हैं या कोई भजन गाया या कुछ हो, उसके लिए हम पैसा नहीं मांगते हैं। जो लोग हमारे गाना लेके पैसा कमा रहे हैं यार, उसमें से थोड़ा बहुत हम भी ले लेते हैं। तो कोई बुराई है? आप बताइए। ये तो आपने अपनी ज़िंदगी को कुछ अच्छी अच्छी बातें बता दी। बहुत सारी ख़राब बातें मेरे पास में है, इनको लेकर के इल्ज़ाम लगाएंगे। मेरा यही दुर्भाग्य है कि मेरे बारे में सारा खराब बातें लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचता है। कुमार सानू की ख़राब बातों पर कुछ और इल्ज़ामात, कुछ और सवालात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, हे ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। आपकी अदालत में आज इल्ज़ामात और सवालात के घेरे में है जाने माने सिंगर कुमार सानू। आपकी अदालत में अगला इल्ज़ाम कुमार सानू का। आपकी अदालत में सिंगर कुमार सानू पर आरोप है कि ये अपने काम पर ध्यान नहीं देते। सच्ची बात यह है कि 1990 से 1994 तक ये 4 बरस जब आप सफलता की सीढ़ियां चूम रहे थे, जब आप एक के बाद एक सफलता आपको मिल रही थी, तो आप एक एक दिन में 10 से 12 गाने गाते थे। लेकिन उसके बाद आप आलसी हो गए और गाना वाना छोड़ दिया आपने। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद अब आलसी हो गया आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद कई गाने जैसे कि ये आलसीपना नहीं था। ये 94 के बाद। हाँ, उसके बाद जैसे आप समझ लीजिए भूल न जाना दूर न जाना, ओ जाने जाना प्यार निभाना, तुम हो तुम ही हो सनम मेरे हमदास। ये उसके बाद है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि उसके बाद भी आप थोड़ी मेहनत कर रहे थे। हाँ, बहुत सारे आप देखिए ना, जैसे कि ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया
हाँ उसके बाद दे रहे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल में गई हाँ तेरी ये बिंदिया दिल में गई। ये उसके बाद है। आप उस समय पहले 10 से 12 गाने गाते थे, बाद में आपने 4 और 5 गाने गाने शुरू कर दिए, यानी आप चूजी हो गए, ये कह रहे हैं आप? तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहती हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो ये उसके बाद है। तो मैंने मेहनत कर रहा हूँ, आज भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप देखे होंगे मैं बहुत सारे चीज़ें जो हमारे अंदर है, मैं उस सारे चीज़ जो है वो मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ, पब्लिक को बोलना चाहता हूँ, पब्लिक को समझाना चाहता हूँ कि मैं ये आई कैन डू दैट। आप पब्लिक को ये भी बताना चाहते हैं कि आप फिल्म में हीरो बनने के लिए चले गए थे? बहुत बड़ी भूल थी। और बोलिए। पब्लिक भी यही कहती है कि बहुत बड़ी भूल थी। मैं एक बंगाली फिल्म किया था, उस समय मैं अपना 22 किलो मतलब 22 किलो वज़न घटाया था और हीरो बना था, क्योंकि बंगाली फिल्म था, मेरे को बोलने में कोई लफड़ा होता ही नहीं था, बंगाली है आराम से बोल लेंगे। दूसरी बात है एक सिंगर्स लाइफ स्टोरी था, तो मैंने सोचा कि मेरे सब दोस्त लोगों ने मेरे को इंसिस्ट किया, बहुत सारे, उसमें एक दोस्त मेरा इधर भी है बैठे हुए, मैं वो लोगों ने मेरे को चढ़ाया था कि तू व्हाई नॉट यू, ये तू भी एक सिंगर है। और वो स्टोरी जो है कसम से वो पिक्चर 23 हफ्ता कलकत्ता में चल गया, लोगों ने इतना पसंद किया। बट एक चीज़ मैंने उससे सीखा कि एक्टिंग इज सच ए बोरिंग थिंग, सच्ची में। उसके बाद और मैं कभी कोशिश भी नहीं किया, ना ही करूँगा, ना ही कोई आके मेरे को बोले तो मैं उनको जान दीजिए मुझे करना नहीं है। जनता से लोग सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ थर्ड रो में। क्या ये बात सही है कि आपके गानों में म्यूज़िक थेरेपी होती है? इस तरह का कोई इलाज किया जाता है हांगकांग में? आपने सही सुना, मेरे पास एक डॉक्टर्स एसोसिएशंस का लेटर आया था और है मेरे पास अभी भी। उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया वहाँ पे कि आप विश्वास नहीं करेंगे शायद कि हमारे गाने जो एक ये गाना जो मैंने पहले गाया था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, इस गाने के ज़रिए एक फीमेल पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो रहा है। इट्स अमेजिंग। वो डॉक्टर एंड डॉक्टर्स खुद हमें ये लिखा कि आप शायद विश्वास नहीं करेंगे और इट्स अ मिरेकल कि दिन में वो पेशेंट जो है एक औरत है और उन्होंने 30 बार कम से कम ये गाना सुनते हैं, जो सुन के वो रिकवर कर रहा है, बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है। एंड हम चाहते हैं कि उस पेशेंट से आप आके, जब भी हांगकांग में आएंगे, आप आके एक बार उनसे मिलिए और देखिए कि आपके गाने के ज़रिए ये संभव हो रहा है आज। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं अगर किसी का जान बचा सकूं। लेकिन अलग करते करते आपने कौन से रास्ते ढूंढने की कोशिश की, उसको लेकर मेरे पास इल्ज़ामात हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद कुछ नए इल्ज़ामात और सवालात लेकर हाजिर होंगे। कुमार सानू से सफाई मांगेंगे उनकी कुछ और कारगुजारियों पर।
आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं जाने माने सिंगर कुमार सानू पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम कुमार सानू पर। आपकी अदालत में सिंगर कुमार सानू पर इल्जाम है कि ये नाटकबाज हैं। देखिए, जनता ने आपको बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, आपको इतना बड़ा सिंगर बनाया लोगों की मदद से, लेकिन उस सिंगिंग का फायदा उठाने के लिए आप राजनीति में पहुंच गए। देखिए, राजनीति मैं करता नहीं हूँ या नहीं किया कभी, राजनीति में मेरा दिलचस्पी भी नहीं था। मैं आपको जरा याद दिला देता हूँ। हाँ। जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो आपने गाना गाया, अटल जी को देखा तो ऐसा लगा। मुझे मालूम है कि आप ये कहेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन बिल्कुल मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि मेरा कुछ पसंदीदा हीरोज़ है मेरे लाइफ में जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये मैं स्वीकारता हूँ। मैं अटल जी को, खाली अटल जी नहीं, जैसा इंदिरा गांधी, मैं उनको बहुत, मतलब उनका जो उनसे बहुत प्रभावित हूँ। जैसे कि राजीव गांधी जी, अटल जी, ये हमें अच्छा लगता है। आई कांट हेल्प। अगर ये इनमें से कोई भी, अगर उस समय इंदिरा जी मुझे बोलते थे कि भाई आप आके मेरे लिए कुछ करिए, कैंपेन करिए, बट भाषण तो नहीं दिया मैंने, खाली गाना ही गाया ना। तो मैं सबके लिए गाना गाने के लिए तैयार हूँ, मैं जिनको पसंद करता हूँ वो अगर मुझे बुलाए तो। जब आपने जावेद अख्तर के गाने की टांग तोड़ी जिसमें लिखा था एक लड़की को देखा, आपने कह दिया अटल जी को देखा, तो उन्हें कैसा लगा होगा? जावेद जी को तो डेफिनेटली पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनका लिरिक्स का गलत इस्तेमाल हुआ उनके कहने के मुताबिक। बट वट एवर इट इज, इट्स गुड। भी लड़की को मिलते यही कहते हैं तुझे देखा तो ऐसा लगा। देखिए, मेरा ये थिंकिंग है, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए, किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। अरे यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। हाँ, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए, किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। अरे यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। ये अंदाज है, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कलकत्ता से बॉम्बे का जो सफ़र किया है उसके बीच में कुछ आशिकी या कुछ आपके पर्सनल लाइफ से, सॉरी, बट कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कभी ऐसा कुछ हुआ है? आशिकी, देखिए मेरे गाने के साथ आशिकी है, मेरे बच्चे के साथ आशिकी है। आप देखिए कितना कितना आशिकी। अब सबसे बड़ी बात है, आशिकी फिल्म के गाने आज भी लोग सुनते हैं। यस, उसी से आप फेमस हो। यस साहब, वो पूछना चाहते हैं बीच में जो आपने आशिकी की उसके बारे में बता दीजिए। ओ, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है भाई। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, जान की जरूरत है जैसे बेखुदी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। थैंक्स। सानू जी, अच्छा लगा जान करके कि अब आप खुश हैं, सुखी परिवार है। आपके परिवार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हमने जनता की तरफ से इल्जामात लगाए, सफाई मांगी कुमार सानू से। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज मैक्सवेल पेरेरा का फैसला। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आज हमने सफाई मांगी जाने माने सिंगर कुमार सानू से। हमने सफाई मांगी उनके आलसीपन के बारे में, हमने सफाई मांगी उनके कॉपी कैट होने के बारे में, और कुमार सानू ने ज्यादातर सवालों के जवाब
गीत गा कर दिए। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर, आज के जज मैक्सवेल पेरेरा के फैसले का। कुमार सानू, बधाई हो, आपको इस अदालत में गिल्टी पाए गए हैं। मैं खड़े हो जाऊं? बहुत चीज़ों में। पहले तो आपने एक गंभीर वातावरण, कोर्ट के वातावरण को आपने गाना से बरसाया। आपने मानना पड़ेगा आप नाटकबाज हैं, और आपकी नौटंकी तो बिल्कुल सबको, जनता को पसंद होगी। ओह, मैं नाटकबाज हूं, मैं स्वीकार लिया, मैं स्वीकार लिया। आप कुछ कहना चाहते हैं इस फैसले के बारे में, अगर गा के जवाब देना चाहते हैं? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, सबको पता है, समय का ये पल थमसा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक आप है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।